Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? I hope you will be fine. आपकी छुट्टियां अच्छी कटी होंगी सारे बच्चे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ाई भी की होगी घर पर. Am I right? Good. तो बेटा हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं. और आज इस क्लास में मैं लास्ट टाइम मैं जूम पे लाइव आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ में जूम पर लाइव होकर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं उनके सिलेबस के रिगार्डिंग, क्या चल रहा है और कैसे करना है, कितना हो गया है, कितना समझ आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है. बट बड़ी अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि बेटा आप कोई भी लाइव नहीं आए थे जूम पर. ये बहुत गलत बात है. आप एक तरह से सोचेंगे तो ये आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि फीस भी आप दे रहे हैं और फेल भी आप ही होंगे, नंबर आपके अच्छे नहीं बनेंगे, नुकसान आपका. जबकि हम जो आपके जब हम आपके साथ आ रहे हैं तो बेटा आपको आना चाहिए. तो समझदार हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम सोचोगे तो बेटा आपका नुकसान था, आपको आना चाहिए था, आप नहीं आए, बड़ी दुख की बात है. खैर बहरहाल हम लास्ट टाइम जो हम रीड कर रहे थे तो हमारी फ़र्स्ट बुक कंप्लीट हो गई थी. उसमें हमारा लास्ट चैप्टर था वो इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना की ग्रोथ स्टोरी थी. तो इंडिया ने किस तरह से विकास किया था, पाकिस्तान ने किस तरह का विकास किया था, चाइना ने किस पथ पर चलकर अपना विकास किया था, किस तरह से चाइना भारत से आगे निकल गया था और बहुत आगे निकल गया था. तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी, तो हमने वन बाय वन सबको रीड किया था कि इंडिया में आर्थिक सुधार कब से शुरू हुए थे, पहले क्या था, हमने कितना विकास किया, फिर हमने कहाँ हमारी जो है ड्रॉबैक थे उनके बारे में डिस्कशन किया था. उसके बाद हमने पाकिस्तान के बारे में बात किया था, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या थी, टोटल वॉल्यूम क्या है, पाकिस्तान की क्या थी, कैसे कैसे पाकिस्तान ने सुधार किए थे, हम पाकिस्तान से आगे कौन से सेक्टर में हैं, कहाँ कौन से सेक्टर में पाकिस्तान हमसे आगे है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना. तो चाइना ने कौन से सन ईयर से, मतलब कौन से दशक से अपना आर्थिक सुधार शुरू किए थे, कितनी जल्दी उन्होंने ग्रोथ किया, कौन सी पॉलिसीज़ उसने अडॉप्ट की कि वो इतना आगे निकल गया कि आज वर्ल्ड के टॉप 10 नहीं, सेकंड नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी है आफ्टर द यूएसए. और हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ है, कहाँ पहुँच गई थी. एक था टाइम जो हम टॉप 5 में थे और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 9.5% के समथिंग हो गई थी. अभी भी कुछ साल पहले आई थिंक 2014 से पहले हमारी 7.5% थी जीडीपी ग्रोथ. और अब हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या है कि हम 3.5% से भी नीचे आ गए हैं. चलो खैर अभी कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी मंदी आई है, काम रुक गए हैं, उनसे और ज़्यादा आ रही है, इकोनॉमी में काफ़ी गिरावट आई है. लेकिन ये कोई इश्यू नहीं था कि हम सारी चीज़ें ये नहीं कह सकते कि जो इकोनॉमी डाउन हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है. डेट्स ए टोटली रॉन्ग. इफेक्ट पड़ा है, लेकिन उससे पहले ही, कोरोना से पहले ही हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, काफ़ी डाउन, यानी 7.5% से कोरोना स्टार्ट होने से पहले ही हमारी 3.5% पे आ गई थी. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, चाहे हमारा करप्शन है, चाहे वो जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है, जो हमारी इकोनॉमी भी डाउन गई है, यानी हमारी 3.5% से नीचे चली गई है. और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. वो कोई भी इश्यू रहा हो वो, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ एज इकोनॉमिक्स का टीचर होते हुए कि कुछ कमियां हैं जो हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है. तो उसमें हमने सारा पढ़ा था कि हमने किस पॉलिसीज़ पे चलकर इकोनॉमी को अपने को डेवलप किया था, किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसके अंदर हम एलपीजी पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. तो किस तरह से हमारा बूम हुआ था इकोनॉमी के अंदर, और काफ़ी हद तक हमने अपनी टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हम चले गए थे. और हमारे ऊपर एक जो है सारा वर्ल्ड का जो विज़न था वो हमारे ऊपर था कि
कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी फास्टली ग्रोथ कर रही है, लेकिन इस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही डाउन है। तो सोचना पड़ेगा इसके ऊपर सरकार को कि किस तरह से हमें कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, कहाँ पर हमारा ड्रॉबैक है, चाहे वो कोई सी पॉलिसी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो गए कि हम सिर्फ अपने राजनीति बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पकड़कर हम बैठ जाते हैं, हम आर्थिक, रोज़गार, इकोनॉमी की बात ना करके दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। तो लेकिन सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी इकोनॉमी के लिए। तो बहरहाल चीन ने वो नहीं किया। चीन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर कुछ भी है, उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा विकास किया। दूसरी तरफ हमारा तीसरा कंट्री थी पाकिस्तान, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, वो इंडिया से भी आगे निकल गया है। करप्शन है या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या पॉलिसी नहीं बनाई है। देखिए 2008 तक उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी, लेकिन जब से वहाँ टेररिज्म बढ़ा है तो उसकी वो एक ड्रॉबैक रहा है उसका, और उसकी इकोनॉमी में काफ़ी हद तक की गिरावट आ गई है, और वो आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि उसको अपनी इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन के अंदर रीड करी थी, और उसके बाद सबका किस तरह से भारत और पाकिस्तान की सिमिलरिटीज़ क्या थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो पॉलिसीज़ रीड की थी जिनके अंदर चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। तो आज मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि इसके बाद हम आपकी दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें है कि किस तरह से चाइनाज़ एज ओवर इंडिया, यानी चीन की स्थिति भारत से बेहतर कैसे थी। तो उसके थोड़े रीज़न थे कि एक तो जो चीन के अंदर सुधारों की प्रक्रिया थी वो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जबकि भारत में उस समय आर्थिक सुधारों की जो गति थी वो कम थी। उसके बाद 90 के दशक में जब भारत सुधार प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ रहा था, तो भारत की जीडीपी की संवृद्धि दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और उसमें वो उनका पूरा ध्यान जीडीपी को ग्रोथ करने में केंद्रित था। तो उस समय चीन जो है वो अपना निर्धनता उन्मूलन में लगा हुआ था। इस तरह से 1978 से 1989 की अवधि के दौरान चीन ने ग्रामीण निर्धनता में 85% की कमी कर रही थी, जबकि भारत इस अवधि में केवल 50% ही कमी कर पाया था। चीन में कृषि ढांचे का पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ते तय किया था उन्होंने। इसके अंदर सुधार नीति में कृषि में उसने कॉमन पद्धति यानी सामूहिक कृषि की एक प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया था, और इसके बजाय परिवार को व्यक्तिगत कृषि के लिए भूमि आवंटित की गई थी। जबकि यद्यपि भूमि का स्वामित्व राज्य के पास ही था, लेकिन कृषि में मूलभूत परिवर्तन किए थे। तो भारत की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर खोल दिया था, यानी भारत की तुलना में चीन ने अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए अधिक मात्रा में ओपन कर दिया था। चीन ने विदेशी निवेशकों को 100% निवेश की अनुमति दी गई थी, यानी 100% FDI कर दी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा उन्होंने विदेशी निवेशकों को श्रमिकों को काम देने या काम से हटाने की भी स्वतंत्रता दे दी थी। विदेशी निवेशकों को उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया गया था। तो चीन ने खुदरा व्यापारी में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति दी थी। ये कुछ रीज़न थे बेटा जिसके कारण चीन भारत से काफ़ी आगे निकल गया था। तो उसके बाद अब जैसे कब कब सुधार हुआ, चीन के अंदर जो आर्थिक सुधार शुरू हुए थे वो 1978 में शुरू हो गए थे, पाकिस्तान में 1988 में शुरू हुए थे, और भारत के अंदर 1991 में शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी भारत जो है पाकिस्तान से आगे निकल गया था जो 99 के आर्थिक सुधार हमने किए थे। तो बहुत कुछ थी, ये सारी चीज़ें हमने रीड करी थी, कंपैरिजन किया था इंडिया, पाकिस्तान और चाइनीज़ का। ये सारी चीज़ें हमने की थी। फिर मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ा था, शिशु दर, मृत्यु दर, जो है स्वच्छ जल मिलना, ये बहुत सारी चीज़ें। तो बेटा ये लेसन हमारा कंप्लीट था। तो आपका आई थिंक 7 जुलाई से आपकी यूनिट जो पीरियडिक टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो आप उनके लिए पूरी जो है एक तरह से तैयारी करें। मैं आपकी सेकंड बुक स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, लेकिन मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि आपका जो पीरियडिक टेस्ट होंगे अभी 7 जुलाई से, उसमें जो आपका सिलेबस आएगा, तो आपकी बुक में जो टोटल लेसन है वो 13 है, वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो इसमें मात्र हम जस्ट 5 लेसन का पेपर लेंगे, आपका 30 मार्क्स का होगा, और उसमें से 1 to 5 लेसन यानी 5 लेसनों का ही टेस्ट लेंगे। तो आप 5 लेसनों की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतने। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।